प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 8 यूनिट 3B पेज नंबर 48-49। पोएम का नाम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। यह कविता अमेरिका के कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा सन 1922 ईस्वी में लिखी गई है। उन्होंने प्रकृति और ग्रामीण जीवन का वर्णन अपनी कविताओं में बहुत ही खूबसूरती से किया है। यह कविता स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग इंग्लिश लिटरेचर का सबसे महत्वपूर्ण और प्रशंसनीय कविता है। इस पोयम को पढ़ने से ही हम नेचर के अनुपम दृश्य में अपने आप को खो देते हैं। इस पोयम में कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने घोड़े पर सवार होकर एक जंगल से गुजर रहे हैं और अंधेरे में रुई के फाहे की तरह गिरती हुई बर्फ को देखकर आनंदित हो जाते हैं। यह पोयम प्रकृति की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। छोटी सी कविता होते हुए भी यह हमें एक बहुत ही अच्छा मैसेज देती है। इसमें कवि ने साधारण सुलभ शैली में ही प्रकृति की सुंदरता और मनुष्य के मनोभावों, एक तरफ प्रकृति की अद्भुत सानिध्य में जड़वत हो जाना और दूसरी तरफ अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियों, अपने लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ध्यान आते ही उन आनंद के पलों में न रुक पाने की व्यवस्था का चित्रण अत्यंत ही भावपूर्ण ढंग से किया है। पोयम की राइमिंग लिरिकल है। यह पोयम 4 स्टांजा का है। हर स्टांजा में 4-4 लाइन्स हैं। पहले के 3 स्टांजा में फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ लाइन में राइमिंग है। आखिरी स्टांजा की हर लाइन राइमिंग अर्थात लय में है। इस पोयम में फिगर ऑफ स्पीच यानी कि अलंकार का प्रयोग भी बहुत ही सुंदर तरीके से हुआ है, जिसमें से इमेजरी, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन अर्थात मानसिक या काल्पनिक चित्र, अनुप्रास अलंकार, मानवीकरण इत्यादि अलंकारों का प्रयोग बहुत ही खूबसूरती से हुआ है। तो आइए चलते हैं पोयम के फर्स्ट स्टांजा की तरफ। Whose woods these are, I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his wood fill up with snow. इन पंक्तियों में कवि बताना चाहते हैं कि Whose woods these are, I think I know. ये जंगल किसके हैं, मैं उसको जानता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। His house is in the village though. यद्यपि उसका घर भी इसी गांव में है। He will not see me stopping here. वह मुझे यहाँ रुका हुआ नहीं देख पाएगा। To watch his woods fill up with snow. यही कि मैं यहाँ पर खड़ा होकर इस जंगल की खूबसूरती का अवलोकन कर रहा हूँ, वह जंगल का मालिक मुझे यहाँ पर नहीं देख पाएगा। कवि यहाँ पर इसलिए निश्चिंत है क्योंकि यह एक रात का दृश्य है और जंगल के मालिक का घर उस गांव में है। तो इस तरह से कवि आसानी से, आराम से जंगल में इस जंगल की खूबसूरती का अवलोकन कर सकते हैं। स्टैंजा 2। My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. My little horse must think it queer. इन पंक्तियों में कवि अपने प्यारे से घोड़े को लिटिल कह के संबोधित कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि वह जरूर सोच रहा होगा टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, क्योंकि कवि यहाँ पर रुक गए हैं और यहाँ पर आसपास कोई भी फार्म हाउस अर्थात कोई भी रुकने की या आराम करने की जगह नहीं है। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, क्योंकि यह जंगल कई पेड़ों और जमी हुई बर्फ की झील के बीच में है। और द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और यह जंगल का दृश्य और शाम का समय, वो भी कैसी शाम है, डार्केस्ट, डार्क का सुपरलेटिव, डार्केस्ट मतलब इस साल का सबसे अंधकारपूर्ण शाम, जो कि कवि ने वर्णन किया है इस कविता में, इस स्टांजा में। तो निश्चित रूप से हम यह समझ सकते हैं कि यह जो शाम है वो ठंड की शाम है और सबसे डार्केस्ट यानी कि दिसंबर 22 या 23 दिसंबर के दिन की बात हो सकती है, जब शाम यानी कि रात बहुत ही लंबी होती है और बहुत ही अंधकारपूर्ण होती है। स्टांजा 3। He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. He gives his harness bells a shake. वह अपने गले में बंधी हुई घंटी को हिलाता है। To ask if there is some mistake. यह पूछने के लिए कि क्या कोई गड़बड़ हुई है, क्या कोई गलती हुई है जो हम यहाँ पर रुक गए हैं।
द वनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ ईजी विंड एंड डाउनी फ्लैक। और इस घंटी की आवाज़ के अलावा जो दो आवाज़ें सिर्फ सुनाई पड़ रही हैं इस जंगल में, वह है ईजी विंड, धीमे धीमे बहती हुई हवा, एंड डाउनी फ्लैक, और रुई के फाहों की तरह बर्फ का पेड़ों की पत्तियों पर धीमे धीमे गिरना। बच्चों, हम यहाँ पर देखेंगे इस स्टैंजा का फर्स्ट वर्ड ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ सेक। यहाँ पर कवि ने घोड़े के लिए ही शब्द का प्रयोग करते हुए घोड़े का मानवीकरण किया है और घोड़े की विचारधारा को दर्शाया है कि घोड़ा मन में ही सोच रहा है और अपने मालिक का ध्यान आकृष्ट कर रहा है अपने गले में बंधी हुई घंटी को बजाकर कि क्या हम यहाँ पर रुके हुए हैं, कोई गलती हुई है, कोई गड़बड़ हुई है। क्योंकि घोड़े की समझ में यह नहीं आ रहा है कि आसपास कोई फार्म हाउस नहीं होते हुए भी हम यहाँ पर क्यों रुके हैं। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं स्टैंजा 4 की तरफ। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ। बच्चों, ये 4 लाइन जो है इस पोएम की वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। जो पोएम का मेन थीम, मेन मैसेज आ रहा है इन्हीं 4 लाइन से निकल कर आ रहा है। आइए देखते हैं। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। इस पंक्ति में कवि ने जंगल की विशेषताओं को एडजेक्टिव्स यूज करके वर्णन किया है। कौन कौन से एडजेक्टिव्स यूज हुए हैं? लवली, डार्क एंड डीप, सुंदर, प्यारा, डार्क मीन्स अंधकारपूर्ण, एंड डीप बहुत ही गहरा। ये 3 एडजेक्टिव्स पोएट ने यूज किए हैं उस जंगल के वर्णन के लिए। मतलब ये जंगल कैसा है? प्यारा है, अंधकारपूर्ण है और गहरा है। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। लेकिन कवि यहाँ पर रुकते हैं और रुकने के बाद इस सुंदर चित्रण के बाद अचानक कवि के दिमाग में जो दुनिया की सच्चाई है, जो जीवन की सच्चाई है, उस ओर उनका ध्यान जाता है। आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, मुझे कुछ वादे निभाने हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। मतलब कि इन सुंदर जंगल के नज़ारे के बीच में जब कवि स्थिर हो जाते हैं, अपनी यात्रा को रोक देते हैं, तभी उन्हें याद आता है कि उन्हें कुछ प्रॉमिसेस हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिन्हें उनको पूरा करना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पहले, अर्थात यहाँ पर हम देखेंगे कि स्लीप का एलेगोरिकल इंटरप्रिटेशन हुआ है। कवि ने एक रूपक अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया हुआ है। स्लीप का मतलब यहाँ पर सोना नहीं है। स्लीप का मतलब है हमारे जीवन का आखिरी पड़ाव, मृत्यु, जिसके कि पहले हमें बहुत सारी जिम्मेदारियों को पूरा करना होता है। जीवन एक लंबी यात्रा के रूप में कवि ने यहाँ पर दर्शाया है, और उस लंबी यात्रा की मंजिल है हमारी मृत्यु, आखिरी पड़ाव, जिसके पहले हमें अपने जीवन की बहुत सारी जिम्मेदारियों को निभाना होता है, पूरा करना होता है। हमारे जीवन में निश्चित रूप से आनंद के क्षण आते हैं जहाँ पर हम स्थिर हो जाते हैं, लेकिन वही समय होता है जब हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत होते हैं और उस आनंद के क्षण को त्याग करते हुए अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार बच्चों, इस कविता से हमें यह मैसेज मिलता है कि जीवन में छोटे छोटे आनंद के क्षण जरूर आते हैं, लेकिन हमें वहाँ पर रुक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमें अपने जीवन के आखिरी पड़ाव से पहले अपनी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना है, बहुत सारी जिम्मेदारियों को निभाना है। और इस तरह से इस खूबसूरत सी पंक्ति को मैं एक बार फिर से पढ़ूंगी। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। इसी तरह बच्चों, हमें भी अपने जीवन के आखिरी पड़ाव से पहले काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है, काफ़ी दूर जाना है, काफ़ी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। ठीक है बच्चों, तो अगले पोएम में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बेस्ट विशेस, बाय।